बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है बेसिकली ये मेरी पिछली वीडियो का एक पार्ट 2 है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एमडी कैट। ये मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उस वक्त जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो जो एमडी कैट था वो नेशनल लेवल पर होना था। तो जो उस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए थे वो नेशनल लेवल पर जो एमडी कैट होता था उससे रिलेटेड थे। बट अब चूँकि एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पर हो रहा है तो इसलिए स्टूडेंट्स के जो इस हवाले से कुछ कंसर्न्स थे और कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने इस वीडियो में आंसर किया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एमडी कैट, और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वक्त स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि कौन से बुक्स स्टडी करें, कौन से बुक से तैयारी करें अगर प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट हो रहा है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब नेशनल लेवल पर एमडी कैट होना था तो आपके चारों सूबों और फेडरल का एक ही एमडी कैट होना था, तो आपको सारी बुक्स पढ़नी थी। लेकिन अब क्योंकि आपके प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट हो रहा है तो सिर्फ आपको अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जैसे कि पहले होता रहा है। यानी अगर आप 2019 से लेकर पीछे जितने भी एमडी कैट हुए पंजाब में, अगर आप वो देखें तो उसमें स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक को ही पढ़ के एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। तो इसलिए अब प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट हो रहा है तो आप जिस भी प्रोविंस से हैं आपको अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है एमडी कैट की तैयारी करने के लिए। जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, जो केपी के स्टूडेंट्स हैं वो केपी के टेक्स्ट बुक को, और इसी तरह जिस भी प्रोविंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोविंस की एफएससी की टेक्स्ट बुक से एमडी कैट की तैयारी करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो प्रोविंस के पास पेपर्स हैं, जैसे पंजाब में यूएचएस पेपर लेती रही है एमडी कैट का, तो यूएचएस के जो एमडी कैट के पास पेपर्स हैं वो डाउनलोड करें और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोविंशियल लेवल पर जो एमडी कैट होता है वो किस तरह का होता है। और जो बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट हैं वो भी जो प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट हुआ है पहले, वो वाले एमडी कैट के पास पेपर्स डाउनलोड करके वहाँ से तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि जैसे पिछली दफ़ा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इस दफ़ा अगर पेपर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बबल्स किस तरह से फ़िल करें या बबल्स फ़िल करने की प्रैक्टिस किस तरह से करें। तो बबल्स को फ़िल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बस ये है कि आप जब बबल को फ़िल करें तो उसको कम्प्लीटली फ़िल करें, उसको इनकम्प्लीट ना रहने दें, और आपका जो बार पॉइंट की इंक है वो बबल से बाहर ना निकले। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बच्चे एकेडमीज़ जा रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसा ही पेपर दिया जाता है जिसमें आपको बबल फ़िल करने होते हैं। तो एकेडमी में जब आप जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है बबल फ़िल करने की। और अगर एकेडमी नहीं जा रहे तो घर में इस तरह के पेपर्स मंगवा लें जिनके ऊपर बबल्स बने हुए हों, और वहाँ से एमसीक्यू जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बुक से कर रहे हैं तो वहाँ से एमसीक्यू देखें और फिर बबल्स के ऊपर उसको फ़िल करें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अच्छी से बबल्स फ़िल करने की प्रैक्टिस करके जाएँ, और जब आप एकेडमी में भी टेस्ट कर रहे हो तो आपने बबल्स को इनकम्प्लीट नहीं रहने देना। और कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि बबल्स जो हैं वो वहाँ पे एमसीक्यू नंबर कोई और होता है। फॉर एग्जांपल आपने एमसीक्यू नंबर 10 किया, 10 की स्टेटमेंट रीड की पेपर से, और आपने एमसीक्यू बबल जो था वो 10 नंबर का फ़िल कर लिया। उसके बाद आपने एमसीक्यू नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ी और आपको उसमें थोड़ा सा डाउट है तो आपने सोचा कि आप इसको अभी छोड़ देंगे और बाद में आके करेंगे। और उसके बाद आपने एमसीक्यू नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ी। अब जब आपने एमसीक्यू नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ी तो आपने बबल फ़िल करना था एमसीक्यू नंबर 12 का, लेकिन आपने क्या किया, बबल आपने फ़िल कर दिया 11 में, और उसके बाद आप पूरा उसी तरह से फ़िल करते आए बबल शीट को। तो इससे आपका पूरा सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। और ये जब इस तरह का पेपर होता था जिसमें बबल्स फ़िल करने होते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये मसला हुआ था। इवन कि उनको बहुत अच्छा पेपर आता था, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होता था, लेकिन ये बबल का सीक्वेंस ख़राब करने की वजह से उनका पूरा पेपर ख़राब हो जाता था। दूसरा, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि बबल को इनकम्प्लीट फ़िल करते हैं या फिर उसमें से इंक बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उसको कम्प्लीटली फ़िल करना है और उसमें से बाहर नहीं निकलनी चाहिए इंक। तीसरा, जो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ी और बबल में एक छोटा सा डॉट लगा दिया और वो कहते हैं कि जब पूरा पेपर कर लेंगे तो उसके बाद बबल को कम्प्लीटली फ़िल कर देंगे। ये आपने गलती नहीं करनी। जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं उसके बबल को कम्प्लीटली फ़िल करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास एंड में टाइम ना बचे, और अगर आपके पास एंड में टाइम ना बचे तो आपके एटलीस्ट
3 या 4 बबल्स फिल होने से रह जाएंगे ना, ये तो नहीं कि पूरा पेपर ही फिल होने से रह जाएगा। तो इसलिए जिस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं उसी टाइम उसका बबल कम्प्लीटली फिल करें। ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि अभी आप सिर्फ डॉट लगाते आ रहे हैं और जब पूरा पेपर कर लेंगे तो उसके बाद बबल्स को कम्प्लीटली फिल करेंगे आराम से बैठ के। ये आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। हो सकता है कि टाइम ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपके पास बबल फिल करने का टाइम ना हो। और दूसरा, आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अगर MCQ नंबर 12 है तो उसमें बबल शीट पे भी आपने 12th नंबर के आगे ही बबल को फिल करना है। अगर कोई MCQ छोड़ रहे हैं उसको बाद में आके करेंगे तो बबल शीट के ऊपर भी वो वाला नंबर आपने छोड़ देना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, अब क्योंकि MD-CAT डिले हो गया है तो एकेडमीज़ में नए सेशन स्टार्ट हो रहे होंगे MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर तो आपने प्रीवियस सेशन ज्वाइन किया था और आपने सारी तैयारी कर ली थी, सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एकेडमी में, तो मेरे ख़्याल से अब आपको दोबारा से एकेडमी का सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में सेल्फ स्टडी करें, अपना सिलेबस रिवाइज़ करें अच्छे से, क्योंकि एक दफ़ा आपने सारा सिलेबस एकेडमी में अगर कर लिया है तो दोबारा से नए सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन MD-CAT से कुछ दिन पहले या कुछ हफ़्ते पहले एक टेस्ट सेशन होता है एकेडमीज़ में, वो आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, FLPs भी लिए जाते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इसलिए जो आपने MD-CAT का अगर आप अभी सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप बेशक ना करें अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। लेकिन जो टेस्ट सेशन हो कोशिश करें कि वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपकी बबल फिल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगी, इसके अलावा MCQs किस तरह के आते हैं उसका आइडिया हो जाएगा और तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सिलेबस जो अब टाइम आपके पास रह गया उसमें आपने अपने सिलेबस को किस तरह से रिवाइज़ करना है। सिलेबस रिवाइज़ करने का प्लान मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन अब एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। आपने देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ PMC आपका जो MD-CAT है उसने होना है 13 नवंबर को या 20 नवंबर को। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को भी संडे है, 20 नवंबर को भी संडे है, तो इन दोनों संडेज़ में से किसी एक में आपका MD-CAT होगा। तो इस लिहाज से आपके पास अभी 1.5 मंथ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि आपने अपने जो सिलेबस है उसको इस तरह से करना है। अगर आपने एक दफ़ा रिवीजन कर ली है और आपकी पहले आपने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं, तो अब आपको सेकंड रिवीजन की ज़रूरत है। या फिर जो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वो फ़र्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो वो इस तरह से करें कि अपना जो सिलेबस है उसको डिवाइड करें 1 मंथ पर, कि आपने 30 दिनों के अंदर अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब यह आपके ऊपर मुनहसर है कि आप पहले बायो कंप्लीट करना चाहते हैं, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, या फिर सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा डेली करना चाहते हैं। अच्छा, अब आपने 1 मंथ का अपना प्लान बनाना है कि इसमें आपने अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो आपके पास 15 डेज़ रह जाएंगे उसमें आपने अपनी सेकंड रिवीजन कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब 1 मंथ में आपने ये करना है कि आपकी एक दफ़ा रिवीजन कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो 15 डेज़ होंगे उसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि आपने सबसे पहले आपने फ़िज़िक्स कर लेनी है, उसके बाद केमिस्ट्री कर लेनी है, उसके बाद आपने बायो कर लेनी है, और उसके बाद सबसे एंड में जब MD-CAT से 3 से 4 दिन पहले आपने इंग्लिश कर लेनी है, ठीक है। तो एक आपने प्लान बनाना है 1 मंथ का और एक आपने प्लान बनाना है 15 डेज़ का, और वो जो 15 डेज़ वाली रिवीजन होगी वो आपकी लास्ट रिवीजन होगी। उसके बाद आपको कोई भी रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप अपना प्लान बनाएं तो इस 1.5 मंथ में आप अपनी 2 रिवीजन्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक रिवीजन आप एक पूरे मंथ में कंप्लीट करेंगे और अगली जो रिवीजन आप करेंगे ऑब्वियसली उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जो बाद में जो 15 डेज़ बचते हैं उसमें आपने अपनी सेकंड रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो आज ही आप अपना प्लान बनाएं कि आपने किस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है 1 मंथ में। वहाँ उस 1 मंथ में आपने अपनी एक रिवीजन कंप्लीट करनी है और उसके बाद जो बाकी हाफ मंथ बचता है उसमें आपने अपनी सेकंड रिवीजन कंप्लीट करनी है। जब MD-CAT की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, या कभी आपको टेंशन होने लग जाती है कि पता नहीं पेपर किस तरह का आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ही कॉमन है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने मोटिवेटेड किस तरह से रहना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके बारे में आप सोचना छोड़ दें,
क्योंकि आप जितना उसके बारे में सोचेंगे उतना ही आपको डिप्रेशन होगा। तो अब ये चीज़ आपके बस में नहीं है कि एमडी कैट का पेपर किस तरह का आएगा, क्योंकि ये पेपर तो उन्होंने बनाना है ना, जो अथॉरिटीज़ हैं। आपने पेपर नहीं बनाना, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर मुश्किल होगा या आसान होगा। अगर पेपर मुश्किल होगा तो हर बच्चे के लिए ही मुश्किल होगा, और अगर पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। ठीक है, सब बच्चे एक ही बुक्स पढ़ रहे हैं, एक ही तरह के टेस्ट दे रहे हैं, एक ही तरह की तैयारी कर रहे हैं, सबका लेवल सेम है, कोई किसी से ऊपर के लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि पेपर मुश्किल आएगा या आसान आएगा। मुश्किल आएगा तो भी सब बच्चों के लिए मुश्किल होगा, और आसान आएगा तो भी सबके लिए आसान होगा। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी नहीं है, आपको सारा भूल रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस है और आपने 6 बुक्स पढ़नी है, यानी हर चीज़ की आपने 2-2 बुक्स पढ़नी है, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की भी, इसके अलावा इंग्लिश अलहदा। तो ये एक बहुत कॉमन सी फीलिंग है, आपको लग रहा होता है कि आपको कुछ नहीं आता है। इवन जब मैं एमडी कैट देने जा रही थी, जिस टाइम 28 सितंबर को जब मैं सेंटर जा रही थी, उस वक्त भी मुझे यही लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सारा भूल गया। तो ये बहुत ही कॉमन है, इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पेपर आपके सामने आता है आपको सारा याद आ जाता है, तो इस तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चों के टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एकेडमी के जो टेस्ट हैं वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। उससे बिल्कुल आप अपने रिज़ल्ट का अंदाज़ा मत लगाएं कि अगर मेरे एकेडमी में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा रिज़ल्ट भी बुरा ही आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, सारा आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं, उसके बावजूद आपके एकेडमी में MCQs गलत हो रहे हैं, तो ये भी एक कॉमन सी चीज़ है। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, आप अगर उनसे पूछें तो उनके 15-15, 20-20 MCQs भी गलत होते थे एकेडमीज़ में। तो एकेडमी के टेस्ट कोशिश करें कि बहुत अच्छे दें, लेकिन अगर सारी तैयारी के बावजूद भी आपके MCQs गलत हो रहे हैं तो इससे परेशान होने की या डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। जब आप एकेडमी में जाते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे कह रहे होते होंगे कि मैंने तो 3 दफ़ा रिवीजन कंप्लीट कर ली, 4 दफ़ा कर ली। तो आपने दूसरों से अपना मुकाबला नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को देखना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी उन्हें कितनी तैयारी की हुई है। तो आपने दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। ये नहीं देखना कि आप कहें कि जी इनके तो कोई MCQs गलत नहीं हो रहा, लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा MCQs गलत हो रहे हैं। तो MCQ की बेस के ऊपर या तैयारी के बेस के ऊपर आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ मोटिवेटेड रहने की टिप्स दी हैं। इसके अलावा नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, और बस यही है जिससे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि हम डेली कितने घंटे स्टडी करें। FSC के स्टूडेंट्स भी और MD कैट के स्टूडेंट्स भी ये पूछ रहे हैं। तो FSC के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आपका जो डेली का टेस्ट है, आपका जितने घंटे में भी वो प्रिपेयर हो जाता है, आपको उतने घंटे ही पढ़ना है। देखिए, नंबर ऑफ़ आवर्स कभी भी मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आप कितने घंटों में अपना टारगेट जो डेली का है वो अचीव कर लेते हैं। अगर आप 2 घंटों में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बस 2 घंटे ही पढ़ना है, और अगर 10 घंटों में कंप्लीट करते हैं तो फिर 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं FSC के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो मैं तो जब FSC में थी तो हमारी एकेडमी में डेली टेस्ट होता था, तो मेरा तो वही टारगेट होता था रोज़ का कि मैंने वो टेस्ट प्रिपेयर करना है। अब वो टेस्ट कितने घंटे में प्रिपेयर होता था ये डिपेंड करता था कि उसका सिलेबस कितना है टेस्ट का। अगर बायो का होता था थोड़ा ज़्यादा सिलेबस होता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। फ़िज़िक्स का या केमिस्ट्री का होता था तो थोड़ा कम टाइम लगता था, और उर्दू इंग्लिश का होता था तो उसमें भी थोड़ा कम टाइम लगता था। तो आपने भी यही करना है कि आपका जो डेली का टेस्ट है उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जितने घंटे में वो प्रिपेयर हो जाए उतने घंटे आपने पढ़ाई करनी है। और जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना रोज़ का जो भी टारगेट सेट किया हुआ है, जितने घंटे में वो कंप्लीट होता है उतने घंटे आप पढ़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अब 1 मंथ का अपना रिवीजन प्लान बनाना है। अपने पूरे सिलेबस को आपने 30 दिनों में डिवाइड करना है। एक दफ़ा आपने 30 दिन में अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ मंथ है, 15 डेज़ हैं, उसमें आपने अपनी नेक्स्ट रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो इस हिसाब से जब आप अपने डेज़ को डिवाइड करेंगे, अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रोविंशियल MD कैट किस तरह डिफरेंट होगा नेशनल MD कैट से। तो इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी कि मैंने एक कंपैरिजन किया था
बिटवीन द प्रोविंशियल एमडी कैट एंड द नेशनल एमडी कैट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं नेशनल एमडी कैट में और प्रोविंशियल एमडी कैट में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।